तो अब थोड़ा सा आप जो ना पीओके के बारे में समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं पीओके की, तो आपने स्थान देखा होगा ये वाला, यहाँ पर ये पूरा जो है वो पीओके का एरिया है। हालांकि भारत इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है और पाकिस्तान कहता है कि जी हमारा है। इसकी सच्चाई क्या है, ये पीओके है क्या, या एलओसी क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखो इस वीडियो में, यहां से आप समझिए। तो जैसे आप जानते हैं कि यहां पर हमारे भारत को जो पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा है, ये पूरी जो लाइन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। तो भारत को जो पाकिस्तान से अलग करती है वो लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है, आप सब जानते होंगे। थोड़ा सा इस रेड क्लिफ लाइन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी बहुत ज्यादा हमें नुकसान देखने को मिला जब भारत पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि 3 जून 1947 की बात है, लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कर दिया जाएगा, भारत देश को। हालांकि क्या भारत देश गुलाम था किसी का? जी बिल्कुल। जब अंग्रेज शुरुआत में व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो शुरुआती कुछ वर्ष तक तो वो भारत में रहे थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन बाद में वो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा, भारत के लोगों को धीरे धीरे जो है उनको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ब्रिटेन के लोगों ने आकर के जो है पूरा शासन किया और गुलाम बना लिया भारत को। तो भारत जो है देश आजाद होने के लिए 1947 को कह दिया कि देश आजाद हो जाएगा जी। ये लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था। यानी उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम जो देश होगा वो अलग होगा और हिंदुओं के लिए एक अलग देश होगा। तो पहली बार ये जो सीन बना था कि भाई पाकिस्तान भी एक अलग होगा, तो ये 3 जून 1947 को ही बना था कि जी एक इस्लामिक कंट्री भी एक होगी जो कि पाकिस्तान होगा। तो इसलिए पाकिस्तान और भारत को अलग करने के लिए यह काम दिया गया सीमा निर्धारण का रेड क्लिफ को। रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था। ब्रिटेन का तो था, लेकिन उसको नॉलेज कुछ भी नहीं थी भारत की। ना तो उसे जियोग्राफिकल कुछ नॉलेज थी, ना उसको हिस्ट्री की कुछ जानकारी है, ना उसको भारत के कल्चर की कुछ जानकारी है। आकर के सीधा भारत में आ गया जी, लाइन खींचेंगे यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान को हम अलग करेंगे। जिस व्यक्ति को कुछ भी जानकारी नहीं, बताओ वो देश के विभाजन करेगा। आकर के मुलाकात करता है जवाहरलाल नेहरू से, एक बार बोलता है कि नेहरू जी आपने ये काम मुझे दिलवा तो दिया सीमा विभाजन का, लेकिन मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है, आप खींच दीजिए, जैसे भी होगा बाद में हम करवाई देंगे। तो भाई साहब रेड क्लिफ और दोनों जवाहरलाल नेहरू जी पैक लगा रहे थे, शाम का समय था, बोले उठा के लाओ मैप, खींच देता हूं लाइन। तो ये लाइन खींच दी भाई साहब रेड क्लिफ। अब देखो कितना नुकसान होता है। यहां पे एक जगह पड़ती है लाहौर। लाहौर एक जगह है जो कि सिख बाहुल्य प्रदेश था ये, ठीक है। यहां पर सिख बहुत ज्यादा थे, लाखों की संख्या में सिख थे। अब ये सिख यहां से आना शुरू करते हैं भारत में, क्यों? क्योंकि अब सीमा विभाजन हो गया, इधर मुस्लिम लोग रहेंगे, मुस्लिम लोग इधर से भाग रहे हैं, उधर सिख इधर आ रहे हैं। तो कितने लोग इधर से घर से बेघर हो गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग परेशान हुए। ये ना तो इस चीज का रेड क्लिफ को अंदाजा है, और ना इस चीज का जवाहरलाल नेहरू को अंदाजा है। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं। तो अब क्या होता है भाई साहब, ये लोग जो है यहां से भागे इधर और लाहौर से आए इधर। तो यहां पर आपने दिल्ली में कुछ रिफ्यूजी लोग देखे होंगे जो कि रिफ्यूजी हैं। वो रिफ्यूजी क्या, 15 अगस्त 1947 के बाद वहां से आए हुए वो सिख और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो जब विभाजन होना था तो ये हिस्सा जो है लाहौर का पूरे भारत में आना चाहिए था, ठीक है। तो ये पहली गलती तो कर दी इन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं जो लाहौर था वो किसी समय राजा रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करता था, और राजा रणजीत सिंह की राजधानी वही हो सकता है जो कि सिख बाहुल्य होगा, जहां हिंदू होंगे सिख होंगे वहां पर। तो ये सिस्टम जो था रेड क्लिफ, मतलब रेड जो क्लिफ लाइन है हमारे भारत के और पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारण करती है। तो पहली गलती तो यही थी नेहरू जी की। अब दूसरी गलती जो पीओके है, अब ये देखना आप किसकी गलती है। मैं नहीं कहता कि नेहरू जी की गलती है या किसी अंग्रेज की गलती है, आप बताना इस बात को, ये गलती किसकी है। आप जब मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा गलती किसकी थी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारा देश जब आजाद हुआ वर्ष 1947 में, तो वर्ष 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में सभी क्या थी, देशी रियासतें हुआ करती थी। कुछ हिंदू शासक शासन कर रहे थे, कुछ सिख शासक शासन कर रहे थे, मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। तो अलग अलग ये राज्यों के हिसाब से बटा हुआ था, इनको देशीय रियासतें बोला जाता था।
तो सारी रियासतें मिलने के लिए तैयार हो गई। भाई अब जो है आप इनसे ये कहा गया कि जो भी रियासत भारत के साथ मिलना चाहे वो भारत के साथ मिल सकती है, केवल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पे सिग्नेचर करने होंगे राजा को, और वो राजा भारत के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सारे राज्य तैयार हो गए, सारी देशी रियासतें तैयार हो गई, ठीक है जी भारत के साथ मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हुई, हालांकि बाद में मिली, लेकिन अभी बात हम पुरानी कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 3 जो देशी रियासतें थी, एक जूनागढ़, हैदराबाद और तीसरी थी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यहां पर है जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा था दोस्तों, ये आता था, यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने कहा ना तो मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता, ना मैं भारत के साथ मिलना चाहता, मैं रहूंगा अलग। किसी को कोई दिक्कत? तो भैया भारत को तो क्या दिक्कत होगी? बोले कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जिसके साथ रहना चाहे रह सकते हो, अकेले रहना चाहे अकेले रह सकते हो। तो राजा हरि सिंह अच्छे से शासन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-3 महीने ही शासन कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एक नापाक देश बस चुका था इधर, आप जानते हैं, जिसका नाम ये लिखा हुआ है पाकिस्तान। ये अभी से नहीं, शुरुआत से देखो इतने बिगड़े हुए हैं, इनको अलग कर दिया, बहुत अच्छा था, वरना ये देश में भी गद्दारी करते रहते। ठीक है, तो यहां से जब ये पाकिस्तानी आकर के घुसना शुरू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, इधर ये एग्जैक्ट थी तो आर्मी पाकिस्तान की, लेकिन ये आदिवासी बन के जो है घुस रही थी इधर, आदिवासी बन के। इनको कहा जाता था कवाइलियन नाम से जाना जाता था इनको, कवाइलियन ऐसे करके बोलते थे, कवाइलियन। तो ये लोग धीरे 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 घुसना शुरू हो गए जम्मू एंड कश्मीर का। अब ये लूटपाट करते, लोगों को परेशान करते, मारते और उस क्षेत्र पे कब्जा करते। तो ये सोनमर्ग, गुलमर्ग होते हुए सीधे श्रीनगर पहुंच गई थी। जब ये श्रीनगर पहुंचते हैं तब आंखें खुलती हैं किसकी? राजा हरि सिंह की, कि भैया ये तो पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लेगा हमारे देश पर, अब तो कुछ करना चाहिए। तो भाई साहब रातों रात हरि सिंह राजा जो है वो भागे भागे आते हैं और जम्मू एंड कश्मीर पहुंचते हैं। जब जम्मू एंड कश्मीर जो है श्रीनगर से वो थे और जम्मू एंड कश्मीर पहुंचते हैं, तो वो वहां जम्मू कश्मीर पहुंच करके सीधा संपर्क साधते हैं दिल्ली, कि दिल्ली मुलाकात करनी पड़ेगी, अब तो जवाहरलाल नेहरू जी से, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो अपने एक दीवान हुआ करता था उस समय, उनका दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उनका, तो अपने प्रधानमंत्री को दिल्ली भेज देते हैं कि जाओ दिल्ली और बात करो भारत देश के प्रधानमंत्री से, और हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, इंस्ट्रूमेंट असेंशन जो बनाया हुआ था, ये केवल तब तक वैलिड था 15 अगस्त 1947 तक। कोई भी राजा मिलना चाहे तो मिल सकता है भारत देश से, लेकिन बाद में अगर मिलना चाहे तो उसके लिए थोड़ी सी शर्त थी। शर्त क्या थी? कि अब राजा के सिग्नेचर से काम नहीं चलेगा, अब वहां के लोगों से पूछा जाएगा, अब वहां पे जो है पब्लिक रिफरेंडम होगा, यानी कि वहां पे लोगों का जनमतदान होगा, जन संग्रह होगा, लोग जहां चाहेंगे वहां वो जा सकते हैं। तो राजा हरि सिंह कहते हैं कि जी ये तो बहुत मामला थोड़ा जो है पेचीदा हो जाएगा, हम तो अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये बात बोली। तो जब ये उनका दीवान भारत आता है तो वहां पर 4 लोग बैठे हुए थे। माउंटबेटन बैठा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे, और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक सेक्रेटरी और हुआ करते थे जिनका नाम था बीपी मेनन, ये बैठे हुए थे। ये 4 लोग वहां बैठे हुए थे। तो आकर के उनका दीवान बोलता है कि भाई साहब हम तो आपके साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिना किसी शर्त के, सरेंडर करने को तैयार हैं, हमें मिला लीजिए। तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जी हम जो है माउंटबेटन के खिलाफ नहीं जा सकते, माउंटबेटन ने तो कानून बना दिया है कि 15 अगस्त तक आप मिलते तो ठीक है, अब नहीं मिल सकते। तो बराबर में बैठे हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बोलते हैं वहां पे खड़े होकर के, भैया नेहरू जी ये क्या कर रहे हो आप, कानून तो हम बनाते रहेंगे, बाद में मिला लो, फिलहाल इसी में फायदा है, वरना नुकसान हो जाएगा बाद में। तो मना कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू के, नहीं हम तो सिद्धांतवादी हैं, हम तो गांधीवादी हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कानून बना दिया है वही रहेगा। नहीं मानते। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तो रुके ही भारत में इसलिए थे कि भारत का इंटीग्रेशन किया जा सके, भारत में बढ़ावा हो सके, भारत में जो भी क्रियाएं खराब चल रही हैं वो ठीक हो सके।
लेकिन भाई साहब जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे। लेकिन हरि सिंह के बार बार कहने पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बार बार कहने पर एक कंडीशन के लिए वो तैयार हो गए कि ठीक है हम मिल तो जाएंगे, हम मिल तो जाएंगे यहां पर इससे जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी हमारी। भाई सर कंडीशन क्या होंगी? कंडीशन होंगी हमारी 3। कौन कौन सी? पहली कंडीशन कि हम केवल आप लोगों को डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं, डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं, फॉरनर अपना जो है सिस्टम दे सकते हैं। तीसरा हम कम्युनिकेशन सेक्टर आपको दे सकते हैं, और चौथा कोई भी नहीं रखेंगे, बाकी आप अपने पास रखिए, ऐसा उन्होंने कहा। यानी देखिए डिफेंस मतलब आर्मी आपकी चली जाएगी वहां पर, आपका फॉरेन पॉलिसी जो भी भारत विदेश आना जाना होगा वो हमारे थ्रू होगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते आ सकते। कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा, आप कनेक्शन किसी से बातचीत करोगे तो हमसे मिलकर के बात करोगे, अचानक आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपका अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कुछ भी करिए, अपना पुलिस आपकी अपनी होगी, सारा कुछ अपना होगा। यही थी धारा 370। अब धारा 370 अब तो हटा दी गई, नरेंद्र मोदी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा हटा दी गई। अब ऐसा तो भाई मैं बता देता हूं आपको, केवल या तो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं या योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, बाकी और किसी नेता में मुझे इतना दम नहीं लग रहा कि इस धारा 370 को हटा सके या कोई और ऐसा काम कर सके। ठीक है, हालांकि मैं किसी पक्ष को फॉलो नहीं करता, जो देश का शासक है मैं उसी के साथ चलता हूं, वो कोई भी हो। चलो खैर इस बात पे चर्चा बाद में कभी करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। तो डिफेंस सिस्टम जब दे दिया हमारे देश ने कि ठीक है हम मिल जाइए, असेसन जो हमने बनाया है अपना, जो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है अब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सिग्नेचर करिए और मिल जाइए। तीनों चीजें डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन आपको दे देंगे। अब जब ये सिस्टम पूरा दे दिया तो अब क्या होता है कि आर्मी जाती है यहां से सीधा दिल्ली से, भाई साहब यहां से आर्मी पहुंचती है सीधा श्रीनगर। अब श्रीनगर जब आर्मी पहुंच जाती है तो आर्मी इनको खदेड़ना शुरू कर देती है, पाकिस्तानी आर्मी को इधर से मारना शुरू कर दिया। जब 2-2 4-4 तमाचे पड़ते हैं इनमें पाकिस्तानी आर्मी में, तो ये भागना शुरू कर देते हैं उल्टे। तो ये यहां से भाग जाते हैं भाई साहब, ये भाग जाते हैं आपके कहां तक? तो ये आपके भाग जाते हैं भाई साहब यहां तक, यानी आ तो चुके थे ये श्रीनगर तक, यहां तक, यहां से खदेड़ते खदेड़ते पीछे वापस यहां तक पहुंच गए। अब यहां जाकर के ये कनेक्शन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से। देखो एक कमी और सबसे बड़ी गलती जवाहरलाल नेहरू की, नेहरू जी से कहा आर्मी ने, जो इनके अच्छे सीनियर ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप कहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम तो लाहौर को भी कब्जे में कर लेंगे, जो कि आपका यहां पे पड़ता है, पीओके तो छोड़िए। तो नेहरू जी क्या कहते हैं, भाई साहब आप जो है यहीं रुक जाइए जहां तक पहुंच गए, इससे आगे बढ़ने की आपको हम परमिशन नहीं देंगे। आप तो अहिंसा पर उतर रहे हैं, हिंसा, आप तो हिंसा पे उतर रहे हैं, अहिंसा कहां है? हम तो अहिंसावादी हैं, हम तो बहुत सीधे व्यक्ति हैं, हम तो बहुत सिद्धांतवादी हैं, गांधीवादी, हम तो किसी से लड़ना ही नहीं चाहते, और आप दूसरे के घर में घुस के मारना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा हम नहीं करने देंगे। तो आर्मी को रोक दिया। देखो यहां आते ही आर्मी को रोक दिया, उस समय आर्मी को रोक दिया। और क्या कहते हैं भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो कहते हैं कि हम अपना मुद्दा यूएनओ लेकर के जाएंगे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ लेकर के जाएंगे। अब यूएनओ लेकर के जाते हैं अपने केस को। भाई पहले तो ये गलती कर दी, वरना तो यहीं पे परमिशन दे देते तो बाद में अपने आप जो है प्रोग्राम को सेट कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये गलती हो गई। अब एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि अपना जो केस था पीओके वाला, वो भाई साहब यूएनओ को भेज दिया। यूएनओ को भेज दिया, इनकी सिस्टर हुआ करती थी उस समय विजय लक्ष्मी पंडित, उनको दे दिया कि जाओ यूएनओ, अब यूएनओ खाली करवाएगा पीओके को। तो भाई साहब पीओके में ये हमारा केस चला गया, यूएनओ में पीओके का जो केस था चला गया। अब वहां जब ये केस पहुंचता है तो वहां पहुंचने पर वहां जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर भाई साहब ब्रिटेन ले लेता है वीटो लगा देता है, अपनी वीटो पावर। आप जानती है वीटो पावर क्या होता है? आपको नहीं पता है तो चैनल पे वीटो पावर की वीडियो डली हुई है, उसको देख लेना, क्या होती है वीटो पावर, पता लग जाएगा। तो वीटो पावर की जो है वीटो लगा दी उन्होंने। अब वीटो लगाने पर क्या होता है कि बहुत दिन तक तो यूएनओ ने इसको रखा अपने पास पीओके के मैटर को, और बाद में क्या कह दिया, बाद में ये कह दिया कि अब जो पीओके के लोग हैं ना भैया, ये जहां जाना चाहे जनमत करेंगे, ये अपना जो है वोट करेंगे, ये अगर भारत के साथ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो पाकिस्तान के जा सकते हैं। अब ये खुद स्वयं अपनी मर्जी से जाएंगे जहां भी जाएंगे।
ठीक। तो अब यहां पर क्या हुआ, यूएनओ में मुद्दा तो सॉल्व हुआ नहीं पीओके का, डेमोग्राफी और खराब हो गई। क्या खराब हो गई, अब इस जगह पर पूरे पर आप जानते हैं पीओके में हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है यहां पे जितने भी सेक्टर हैं छोटे छोटे वो आतंकवादी संगठन हैं सारे, यहां पर सब आतंकवादी पनपते हैं। इसलिए दोस्तों यहां जब हिंदू नहीं रहे तो अब सोचो ये सब जो आतंकवादी हैं गुण किसके गाते हैं, पाकिस्तान के। तो क्या ये भारत के साथ मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो किसकी थी, आप समझ गए। चलो तो आई थिंक कि आप पीओके को भी समझ गए होंगे और यहां पर आप लोग रेड क्लिफ लाइन को भी समझ गए होंगे। अब यहां पर जो आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया है, अभी मैंने समझाया कि यहां पर जैसे ये पीओके का जो क्षेत्र है इसमें जो ये लाइन खिंची हुई है, अब रेड क्लिफ लाइन तो ये है, ठीक है, ये रेड क्लिफ लाइन तो ये है, लेकिन यहां पर जो ये लाइन है ना जो पीओके को, ये पीओके है और ये जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो लद्दाख हो गया है ये, ठीक है, ये जो लद्दाख वाला एरिया है इन दोनों को जो अलग करने वाली लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं एलओसी। क्या कहते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यही है एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब अगर बात करें जैसे हम हमारे देश के साथ कहते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है जी, तो हमारे देश के साथ जो है अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है, लेकिन अगर हम ये कहें कि पीओके को अपना माने तब तो ये अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है, लेकिन अगर पीओके को हम कहें अलग है तो फिर हमारे देश से सीमा अफगानिस्तान की नहीं लगती है, क्योंकि हम कहते हैं कि पीओके अपना क्षेत्र है, क्योंकि पहले हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि पीओके अपना हिस्सा है और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम छीन के रखेंगे, छीन के लेंगे, छीन के रहेंगे एक दिन। तो फिर इसका मतलब है कि पीओके हमारा हिस्सा है। अब इधर अक्साई चीन ने कर दिया मामला खराब, तो अब अक्साई चीन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब अक्साई चीन को समझ लेते हैं, ये क्या है, 1962 में युद्ध किस तरह से हुआ, चीन के साथ जो विवाद थे उसको समझ लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, पाकिस्तान वाला मैटर, रेड क्लिफ का मैटर, एलओसी क्या है, सब क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चाइना के बारे में बात करेंगे, ठीक है।